बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मिस्टर जस्टिस उम्रता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद और जस्टिस काजी फाइज साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद पीटीए को एक बड़ा धचका लगा था। अगरचे आखिरी दिनों में पीटीए वाले उम्रता बंदयाल के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए थे। इवन ये कि इमरान खान ने भी अपने वकला से ये कहा था कि जनाब ये बंदयाल साहब जो है ये हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। यानी जो वादे शादे किए हुए थे, ख्याल था कि 9 मई वाले मामले को किस तरह घसीटना है और किस तरह फिर उसके नतीजे में कुछ अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर उनको यार 9 मई वाला जो वाक़या था वो कोई छोटा वाक़या थोड़ा था। फिर उनको अपनी पड़ गई बंदयाल साहब को, और उनके जो रिश्तेदार थे कोर कमांडर लाहौर, उन्हें भी घर जाना पड़ा था। तो ये बहरहाल इनकी बातें थी आखिरी दिनों में, यार बंदयाल ने भी मायूस ही किया। और फिर अब जो दूसरा दचका लगा है, बड़ा दचका, वो एजाज अल हसन साहब के जाने से बड़ी तकलीफ है। सिर तेवामा रख के रो रहे ने पीटीए वाले। जनाब इनको ये तवक्को थी कि जनाब 26 अक्टूबर को इसी साल चंद माह काजी साहब को बर्दाश्त कर लेने हमने, और उसके बाद जनाब दौर आ जाना है एजाज अल हसन साहब का। 26 अक्टूबर को उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है और फिर 9-10 महीने हमारी हुकूमत दोबारा आ जानी है। असी फिर आ जाना, हम फिर आएंगे। और फिर जो इनकी मौजें लगी हुई थी उस वक्त, पहले बंदयाल साहब के दौर तक तो इनकी मौजें ये थी कि जो भी मामला होता था सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है जब 9 मई को ये गिरफ्तार हुए और कैसे वो फ्रंट फुट पे आके खेले थे, और गुड टू सी यू इस तरह के फिक्र अदालत में मुलजिम को ये कहना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ वो हर एक को फिर गुड टू सी यू कहने शुरू हो गए थे। अच्छा, जब उन पर ज़रा तनकीद हुई ना, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया गुड टू सी यू। यानी कि ये एक तरह से उन्होंने तासर दिया कि जनाब हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं। ये सारे बंदे जिनके जहन में वो पीटीआई की मोहब्बत का वायरस है, वो सारे अब मायूस हो गए हैं एजाज अल हसन साहब के इस्तीफे के बाद। पीटीआई वाले खुद, मैंने कहा कि रोते फिर रहे हैं कि जनाब हमारा दौर आने वाला था। पीटीआई के लिए बड़े मुतहर्रिक वकला में से एक साहब ने मुझे कहा कि यार ये एजाज अल हसन साहब तो बिल्कुल ही यार डरपोक निकले, बुज़दिल निकले। हम समझ रहे थे पता नहीं ये क्या कर देंगे। ये तो ये लत्तां तो जान ही नहीं हैगी, ये रीढ़ की हड्डी नहीं हैगी, एवं डिग पिया। उनको पता नहीं कि वारदात क्या हुई थी, पीछे मामलात क्या थे, किस हद तक मुलव्वस थे ये, और ये मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ किस तरह की हरकतें करने वाले थे और किस तरह की मनसूबाबंदियों में शामिल रहे हुए थे। नैब की टीम के साथ जो इनकी गुफ्तगू है वो भी मुझे पता चला है। जो पनामा केस में जो नैब की टीम थी उनके साथ जो इन्होंने गुफ्तगू की हुई थी, उसकी भी वीडियो शीडियो ऑडियो शेडियो जो है वो मौजूद है। बहरहाल उन्होंने अपनी जान बचाई, भागे जैसे भागा जा सकता था। तो इनको तो कोई अदालत ही देखना, बंदयाल साहब के जाने के बाद और फिर उसी दौरान जब वो बंदयाल साहब थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें वो रिलीफ मिला, फिर पेशावर हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिला। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना बंद हुआ, फिर उन्होंने रुख कर लिया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और जब लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट पे फैसले करने शुरू किए, तो फिर यहाँ से जब आ गए पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट वाला जो वाक़या हुआ है, मामला हुआ है, जो उन्होंने इनके बल्ले का निशान बहाल किया है, तो चीफ जस्टिस साहब ने तो ओपन कोर्ट में कहा है यार थानू कोई अदालत नहीं पसंद नहीं होंगी, तुसीं इस अदालत चौथे कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट और कभी पेशावर हाई कोर्ट, वो मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो अब पेशावर हाई कोर्ट में ले गए। और ये जो है ना, उस दौर में ये अंधाधुंध दरखास्तें फाइल करते थे, कोई कानूनी नुक्ता नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। जज जो है वो खुद ही वकील बन जाते थे इनके, यानी जो मुद्दई ने कहना होता था वो जज कहना शुरू हो जाते थे। आपको याद है वो जब बंदयाल वाला वो लग रहा था, लॉन्ग मार्च वाला केस लगा हुआ था, उन्होंने कहा था जनाब आपने डी चौक में रेड जोन में नहीं जाना, और ये चले गए थे। तो अदालत कह रही थी कि जनाब हो सकता है उन्हें ये हुक्म ही, जो हमारा हुक्म है इसका पता ही ना हो। भाई मेरे, उनके वकील अदालत में, बहरहाल जो एक लंबा मामला है, ज़्यादा वक्त का मतकाजी है अगर इसमें बात करना शुरू कर दें कि वो क्या क्या इनके लिए करते रहे हैं। ये जो कोर्ट रिपोर्ट से इनको पता है कि कुछ वकला होते हैं जो फरमाइशी दरखास्तें फाइल करते हैं,
और बाज़ का जजों की फरमाइश पे भी दरखास्तें फ़ाइल हो जाती हैं। हमने खुद देखा है कि ऐसी दरखास्तें जो बाज़ाहिर लगता है कि यार ये तो जान ही कोई नहीं, कोई कानूनी नुक्ता कोई नहीं, लेकिन वो कई-कई साल, कई-कई माह चली हैं, नोटिस हुए हैं उन पे और उन पे फैसले हुए हैं पब्लिक प्रोबोनो के नाम पे ना, मफाद आमा के नाम पे। ऐसी दरखास्त जो है वो फेंक दी जाती है और फिर जज साहब जो हैं वो खुद ही वकील होते हैं और खुद ही जज होते हैं। और जो मज़ाहिर नकवी वाली मैंने बात नहीं की पिछले व्लॉग में कि उन्होंने कैसे खातून से साफ पानी कंपनी के खिलाफ दरखास्त दायर करवाई थी, इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। और पीटीआई वाले इसी तरह की दरखास्तें दायर करने के आदी हैं बगैर, क्योंकि उन्हें पता था, वो कहते ना वकील ने असी जज कर लिया, इस तरह की इनकी सूरत हाल थी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज साहब जब से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जो अहम मुकदमात हैं, ख़ास तौर पे जो बेंच नंबर 1 की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको दिखाया जाएगा, बराह रास्त नशर की जाएंगी। अब वहाँ ये काजी साहब पे तनकीद तो करते हैं ना, और भाई मेरे आप अदालती कार्रवाई तो देखें, वहाँ जिस तरह बखिए ले जाते हैं और पता चलता है साहब कि आपके वकला की तैयारी नहीं है। एक केस हो तो बताऊं, हर केस में ऐसे होता है। ओ भाई जी समझो हूँ अदालत ने नहीं आ, तो ये जो फ्रीविलेस मुकदमाबाजी, बगैर मकसद के, बिला मकसद, गैर संजीदा दरखास्तबाजी, इस तरह के जो मामला थे, इसी तरह के काम एक और पीटीआई ने किया है। और वो क्या किया है, वो जो मैं दसिया ना कि जो असी पुरानिया अदालतां ने हुण नवीं अदालतां आ गई। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसी दरखास्त दायर कर दी है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेना चाहते हैं। और वो उसमें क्या हो सकता है ये मैं बताता हूं। अब इन्होंने जो पीटीआई के वकील हैं अजहर सदीक साहब, उन्होंने शबीर इस्माइल नामी एक शहरी को दरखास्त गुजार बनाकर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 है, सब सेक्शन 2, जिसमें 5 साल की मुद्दत कर दी थी कि 5 साल से ज्यादा कोई न्याय नहीं होगा, उसे आइन के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतसादम करार देकर कलअदम किया जाए। अजहर सदीक साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये जो दरखास्त उन्होंने फाइल कर दी है, ये ना सिर्फ मुस्तरद होने के लायक है, बल्कि जुर्माने के साथ, बारी हर्जाने के साथ ये दरखास्त जो है ये मुस्तरद होनी चाहिए। अब पहले तो हम देख लें कि इलेक्शंस एक्ट का जो सेक्शन है जिसको उन्होंने चैलेंज किया है 232 सब आर्टिकल 2, वो क्या कहता है। वो ये कहता है जनाब कोई भी अदालत हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, जिसने भी ये फैसला दिया हो कि जनाब बंदा 62(1)(f) के तहत नाअहल है, तो जो अदालत का डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ आपने ध्यान में रखना है, कोर्ट ऑफ लॉ ने जो डिक्लेरेशन दिया है कि ये बंदा सादक और अमीन नहीं है, तो उस डिक्लेरेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल तक नाअहल रह सकता है। ये है 232 और उसका सब सेक्शन 2 ये कह रहा है। अब ये साहब पता नहीं किन चक्रों में है कि भाई वो जो था ना जिसकी बुनियाद पे आप ये दरखास्त फाइल कर रहे हैं 62(1)(f), जिसकी 5 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी और उससे कहा, उससे मुराद उन्होंने ये ली थी तशरीह करते हुए कि 62(1)(f) के तहत जो बंदा नाअहल होगा वो ताहयात नाअहल होगा। और भाई मेरे वो खत्म हो चुका है कानून। वो जो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने बाकायदा ओवर रूल कर दी है, मुस्तरद कर दी है पहले वाली तशरीह। अब नई तशरीह आ गई है। नई तशरीह पे जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने ये बताया था कि भाई साहब जो 62(1)(f) के तहत माजी में जितने भी फैसले हो चुके हुए हैं वो अब काबिल तलाक नहीं रहे। वो फैसले हुए या ना हुए एक बराबर है। उसमें मैंने पनामा केस वाला जो फैसला था उसका भी हवाला दिया था, क्योंकि जो 7 रुकनी बेंच है उसने जो तशरीह की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसमें जो लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन देगी, वो कहते हैं कि आइन से या किसी कानून से ये पता ही नहीं चलता कि 62(1)(f) के तहत जो अदालत, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो डिक्लेरेशन देगी वो कौन सी अदालत है। वो कहते हैं कि ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ना कोई सिविल कोर्ट। इस वक्त कोई भी 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन देने वाली कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद नहीं है। तो भाई मेरे ये जो आप 232 सब आर्टिकल 2 को चैलेंज कर रहे हैं, सब सेक्शन 2 को, तो भाई मेरे वो हो
कानून या ना हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो कानून जो है वो भी गैर मौसर हो गया है, जैसे 62(1)(f के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) वाले केस में जो 7 रुकनी बेंच है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये कोर्ट ऑफ लॉ की बाबत कोई कानून नहीं बन जाता और उस अदालत का तरीकाकार जो है उसका तयन नहीं हो जाता कि किस तरीकाकार के तहत वो ये डिक्लेरेशन जारी करेगी, किस अंदाज में कार्रवाई जारी रखेगी, क्या तरीकाकार होगा, जब तक ये कानून नहीं बन जाता, 62(1)(f) की हैसियत वही है जो 62(1)(d) और ई की है या फिर जी की है। और ये मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि डी, ई और जी जो सब आर्टिकल हैं 62(1) के, तो उनके तहत जो है वो किसी को नाअहल करार ही नहीं दिया जा सकता। वो सैयद मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट का भी मैंने हवाला दिया था। इस 7 रुकनी बेंच ने भी ये कहा है कि ये तो जनाब जो 62 के जो आर्टिकल्स हैं डी, ई और जी, ये तो रहनुमा असूल फराहम करते हैं वोटर्स के लिए। वोटर्स को रहनुमा असूल फराहम करते हैं कि जनाब आपका जो कैंडिडेट है, आपने देखना है किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए। इनकी बुनियाद पे नाअहल नहीं किया जा सकता। और मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट का मैंने जिक्र भी किया था, बताया भी था। तो ये भाई साहब किस कानून को अगर वो फर्ज करे जो 232 है वो कलअदम भी हो जाए, फिर भी अव्वलन तो कलअदम हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि 62(1)(f) के तहत अब तो ये उससे मुतसादम है ही नहीं। अगर ये कलअदम हो भी जाए तो उससे जो नवाज शरीफ है या जहांगीर तरीन है या जो लोग भी, जो भी सियासतदान जिनको 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहल करार दिया गया था किसी दौर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से, वो सारे फैसले जो हैं वो तो नाकाबिल इतलाक हो गए इस फैसले की रोशनी में 7 रुकनी बेंच के। तो फिर आप क्या दरखास्त लेके गए हैं? अगर जज साहब बैठे हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा है जब 60 जो सुप्रीम कोर्ट है 7 रुकनी बेंच, उसने ये भी डिक्लेयर किया कि 323 जो है उसका सब सेक्शन 2 जो तरमीम करके डाला गया है, वो इस वक्त नाफिजुल अमल है और कानून है और उसको हम छेड़ ही नहीं रहे। यानी उन्होंने उसको नाफिजुल अमल कानून करार दे दिया। ये हाई कोर्ट से दादरसी या रिलीफ लेने चल पड़े हैं। अगर कोई औखा जिहा जज जो है ना, उन्हें जुर्माना कर देना, मैं तुहानू दस दूंगा। बिल्कुल कोई वजन नहीं है इस दरखास्त। बहरहाल काजी साहब ने अहम मुकदमात की समात बराह रास्त नशर करने का फैसला करके वो पोल खोल दिया है इनकी जहानत का। जनाब बड़े जहीन ने, बड़ी बड़ी टीम है इन्होंने कोल, और टीम की ये आप ही इन्होंने बंदे जिन्हें तनकीद करते पे ने जनाब कोई फीस दे दो, कोई चंगा वकील कर लो। ये इनके अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो जो खुद मैंने ट्वीट पढ़े हैं, और वो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नोटिफिकेशन दिखाएं, ये नोटिफिकेशन दिखाएं। भाई मेरे, आप अदालत में जाएं, घर बैठ के ट्विटर पे ये बता रहे हैं कि जनाब ये ट्वीट दिखाएं, अदालत में नहीं जाने के लिए तैयार। और जो भी कानून और आइन की थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाला शहरी है, वो जब बराह रास्त कार्रवाई देख रहा होता है तो पता चल जाता है कि कितनी तैयारी के साथ ये लोग गए हुए हैं। हामिद खान जैसे शरीफ आदमी को और आइन और कानून पर चलने वाले वकील को भी ये शर्मिंदा करवा रहे हैं अदालत में। उन्हें कहना पड़ रहा है अदालत में कि जनाब मुझे तैयारी के लिए टाइम दे दें। इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं, बगैर रिकॉर्ड के बहरहाल जो मौजें करनी थी वो कर ली, हूं मौजा नहीं लबनियाँ, ये मैं बता दूं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।